अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी टी.एस. इलियट की, जो कि उसने अपने ऐसे में दी थी इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशनल टैलेंट्स में। बेसिकली थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी उसको उस थ्योरी को कहते हैं कि जिसमें उसने कहा था कि एक राइटर अगर एक पोइटिक वर्क लिख रहा है तो उससे उसके अंदर से अपनी मैं साइड पे रखनी होगी। मतलब उसमें अपनी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व नहीं करना होगा। उसको अपनी पर्सनल लाइफ से हटके अपना वर्क ऑफ आर्ट पेश करना होगा, जो कि बाद में यूनिक भी लगेगा। जब उसमें अपनी हमारी पर्सनल लाइफ हमारी इमोशंस ऐड नहीं होंगी तो वो वर्क ऑफ आर्ट एक यूनिक वर्क ऑफ आर्ट बनेगा। ठीक है। ये टी.एस. इलियट ने दी थी थ्योरी, और अपने किस ऐसे में ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। एंड दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट influential essay ever time in the modern period that influenced the other emerging theories like new criticism. So the essay serves an important piece of writing for the theory of new criticism. एंड अगर मैं आपको बताऊं तो समटाइम्स इलियट इज़ कंसिडर्ड एज द एंटिसिपेटर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म, because he said that if a poet has to write great poetry then he or she must disagree his or her personal life. ठीक है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ ऐड नहीं करनी बीच में। अगर वो चाहता है कि उसका जो पोइटिक वर्क है वो एक अच्छा पोइटिक वर्क हो, एक यूनिक पोइटिक वर्क हो और उसे पढ़ा जाए, उसे पसंद किया जाए। ठीक है। यानी डीपर्सनलाइजेशन की जाए, अपना पर्सनल व्यू अंदर नहीं डालना। ठीक है। कहते हैं इसी के बाद जो है वो जो एक राइटर होगा, पोइट होगा, वो एक यूनिक वर्क ऑफ आर्ट पेश कर सकेगा। सो इसमें हम कह सकते हैं पोइटिक क्रिएशन इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ डीपर्सनलाइजेशन, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। उसने इलियट ने कहा था कि जो आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी है ना, वो एक ट्रेडिशन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। एन आर्टिस्ट पर्सनैलिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो उसने ट्रेडिशन को फॉलो करके एक वर्क ऑफ आर्ट दिया है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको कितनी समझ है उसके अंदर, ट्रेडिशन के अंदर, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ना कि हमारे लिए उसकी पर्सनैलिटी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर वो एक वर्क ऑफ आर्ट दे रहा है तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसने जो है उसकी जो ट्रेडिशनल उसकी नॉलेज है वो कितनी है, उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है। एन आर्टिस्ट पर्सनैलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट हीज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। सो अब ट्रेडिशन क्या होती है? ट्रेडिशन मैंने अब पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ट्रेडिशन मीन्स द सेंस और द नॉलेज ऑफ द इंटायर ऑर्डर ऑफ लिटरेचर। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं फ्रॉम होमर टू द डेट। ठीक है। तो अब इलियट कहता है कि पोइट को अपने पर्सनल प्लेजर्स और सोरोज को साइड पे रखना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। जब वो एक पोइटिक वर्क लिख रहा है, एक अपना वर्क ऑफ आर्ट लिख रहा है, तो उसको अपनी पर्सनल जो खुशियाँ हैं, उसके जो गम हैं, उनको साइड पे रख के लिखना है और उसको कंसंट्रेट करना है किसके ऊपर? एक सेंस ऑफ ट्रेडिशन के ऊपर, कि किस चीज़ पे वो लिख रहा है, किस चीज़ पे काम कर रहा है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। ना कि वो बैठ के सोच रहा हो कि ये मेरे दिल में दुख हैं और ये चीज़ें हैं। और उसको अपनी राइटिंग में अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको पेश करना है आगे। ठीक है। लेकिन उसके अंदर अपनी पर्सनल जॉयज़ एंड सॉरोज नहीं इन्वॉल्व करने। अ पोएट शुड बी एबल टू सेट अपार्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके। ठीक है। हम कह सकते हैं कि he should be able to set apart personal information from the work of art that is being produced. अब उस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में क्या कहता है कि जो पोइटिक डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन है और डिमिनिशिंग ऑफ पोइट्स पर्सनैलिटी एंड इमोशंस है। ठीक है। उसमें वो पोइट की पर्सनैलिटी और इमोशंस को साइड पे रख के जो काम लिखा जाता है वो एक बेस्ट काम होता है। ठीक है। वो एक बेस्ट वर्क ऑफ आर्ट होता है। और वो अपनी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में यही कहता है कि जो पोइटिक डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन और डिमिनिशमेंट है किसकी? पोइट की पर्सनैलिटी और इमोशन की। ठीक है। उसके अंदर से पोइट की पर्सनैलिटी और इमोशंस को उसने निकाल ही दिया है कि बस वर्क ऑफ आर्ट लिख रहे हो तो न्यूट्रल होकर लिखो, बिल्कुल मतलब सर्टेन होकर लिखो। ठीक है। फिर कहता है
कि जो पोइट की पर्सनैलिटी है और उसकी सब्जेक्टिविटी है वो लेस इम्पोर्टेंट है क्योंकि पोइट जो है वो सिर्फ किस पे काम कर रहा होता है, कैन ओनली अटेन ट्रेडिशनल थ्रू द ट्रेडिशनल सेंस थ्रू द ऑब्जेक्टिव सेंसिबिलिटी. The poet can sharpen his traditional sense when he subtracts his own personality and emotions. Okay? मतलब कि एक वर्क ऑफ आर्ट उसी वक्त बेस्ट होता है जब उसके अंदर उसकी जो है और उसकी पर एक पोइट की अपनी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व नहीं होती, जब वो न्यूट्रल रह के काम करता है. और क्या कहता है पोइट? अब वो उसने एक एग्जांपल दिया, एक साइंटिफिक एग्जांपल दिया इसके अंदर ना. वो कहता है कि जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और प्लैटिनम जो होता है उसमें एक एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है. तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो एक दोनों अलग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड. किसकी वजह से? प्लैटिनम की वजह से. प्लैटिनम जो है वो उनके रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है, उनके रिएक्शन को एनालाइज कर रहा होता है. तो कहता है कि जो पोइट है उसका काम भी यही है कि वो प्लैटिनम बने, कैटलिस्ट प्लैटिनम बने. उसका इंडिविजुअल रिजल्ट उस पर रिएक्शन पे ना जाए, उसका जो इन्फ्लुएंस ना हो रिएक्शन के ऊपर, मतलब वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करे और उसको जो है एक पोइटिक वर्क को पेश करने की वजह बने. ये नहीं कि उसके अंदर अपनी भी डाले थेरी, अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को डाले. ठीक है. वो कहता है कि माइंड ऑफ द पोएट शुड बी द श्रेड ऑफ द प्लैटिनम विच डू नॉट अंडरगो एनी चेंज. ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आए. ठीक है. और हम क्या कह सकते हैं कि माइंड ऑफ द पोएट शुड बी लाइक एन apparatus to hold the chemical elements. The mind of poet will undergo fusion and at the same time certain development in the process of a reaction. ठीक है, वो ये कहता है कहता है कि उसके ऊपर जैसे कि प्लैटिनम का कोई केमिकल रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होता ना, उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं जाता उसके ऊपर. इसी तरह जो है आपका जो पोइटिक क्रिएशन है उसके अंदर आपका अपना माइंड, अपना जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो आपकी इमोशंस हैं उसके ऊपर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपके पोइटिक वर्क के ऊपर. वो कहता है कि इलियट कहता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ पोइटिक क्रिएशन है ना वो सिनोनिमस है केमिकल रिएक्शन के. जैसे कि केमिकल एलिमेंट इन द पोइटिक कंपोजिशन इज द ट्रेडिशनल सेंस विच इज़ अमेलगमेटेड विद द पोइट्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. Eliot states that impressions and experiences combine together in an unexpected ways. और impressions और जो experiences हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं. जो impressions हैं वो basically क्या होते हैं? ये elements होते हैं जो कि हम past और historical sense से लेते हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं कि impressions are the elements taken from the past or the traditional sense. आगे आप कह सकते हैं विच इज़ फ्यूज्ड अलॉन्ग विद एक्सपीरियंसेस. ठीक है, एक्सपीरियंस अब कौन से? एक्सपीरियंस ऑफ द पोइट इन द प्रेजेंट. माइंड, पोइट का जो माइंड है ना वो उस एक पोइट के माइंड में एक एबिलिटी है कि वो चीज़ों को कैप्चर कर सकता है, वो चीज़ों को स्टोर कर सकता है, इमेजेस बना सकता है और इमोशंस बता सकता है कि इसकी क्या है. तो ये इम्प्रेशंस हो सकते हैं. ठीक है, ये हमारे इम्प्रेशन बन जाते हैं. माइंड ऑफ द पोइट हैज़ द एबिलिटी टू कैप्चर एंड स्टोर इमेजेस, इमोशंस, फ्रेजेस विच बिकम्स द इम्प्रेशन. तो ये इम्प्रेशन जो हैं वो हम पास से ले सकते हैं और इसको पोइटिक डेवलपमेंट के अंडर गो करके हम इसको एक जो है पोइटिक वर्क बना देते हैं. एंड इट्स कंपोजिशन बिगिन विद द माइंड इटसेल्फ फ्यूजिंग अलोंग विद द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोइट. इलियट कहता है कि पोइट्री जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है रेदर देन अ मेयर इंस्पिरेशन. वो इसको जो है ना, इसको रोमांटिक आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं पसंद थी. कहता है कि जिस तरह वर्ड्सवर्थ लेता था वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट था, आप सबको पता है. तो कहते हैं कि जैसे वर्ड्सवर्थ था वो उसको अपने वर्क ऑफ आर्ट को सिर्फ रिकलेक्टिंग इन ट्रैंक्विलिटी कहते थे. तो ऐसा नहीं है. ठीक है, कहता है कि यहाँ देयर आर नो प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइंड ऑफ द पोइट बट रेदर
forms an assemble or organization of traditional or the historical sense along with the fusion of personal experiences of the poet. वो कहता था कि जो रोमांटिक पोइट्स है ना, जहाँ उनको अनकॉन्शियस और इम्पर्सनल होना होता है वो वहाँ पे पर्सनल हो जाते हैं और कॉन्शियस हो जाते हैं, और जहाँ उनको पर्सनल और कॉन्शियस होने चाहिए वहाँ वो इम्पर्सनल और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसको ये बात उनकी बिल्कुल नहीं पसंद थी। ठीक है, वो कहता था कि रोमांटिक पोइट्स वर टेकिंग द ऑपोजिट रोड where they felt the need to be personal and express emotions in the poetry. So ये जो था, ये कहता था कि इलियट कहता था कि work of poetry is about escaping from emotions and escaping from personality where the emotions do not lose and end like the romantic poetry. So कहता है कि ये मैं आपको बताती हूँ, when the poet is able to diminish his personal emotions from his poetic composition, then the criticism will be given upon the text itself and not on the poet. ठीक है, जब वो अपनी पर्सनैलिटी को अलग रखता है अपनी उसके साथ, अपनी इमोशंस के साथ, तो जब कोई क्रिटिसिज्म होती है उसके वर्क ऑफ आर्ट पे, तो उससे फिर उसकी पोइट की पर्सनैलिटी पे क्रिटिसिज्म फिर नहीं होती। अगर उसने पर्सनैलिटी अपनी डाली हुई है तो फिर वो पर्सनैलिटी पे भी क्रिटिसिज्म होगी, अगर उसने नहीं डाली तो फिर पर्सनैलिटी पे क्रिटिसिज्म उसकी नहीं होगी, फिर उसके सिर्फ वर्क ऑफ आर्ट पे क्रिटिसिज्म होगी। सो क्रिटिकली इलियट प्रोफेसेस द आइडिया ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक where the text has its own life and should be able to exist without the presence of a writer.